हमने रिलेट करना है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ। तो हमारे सॉलिड, हमने बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से बना हुआ होता है। एंड वी ऑल नो कि जो सॉलिड्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, वो उधर ही पैक्ड होते हैं, सिर्फ उधर टू एंड फ्रो मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड में हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी करीब करीब होते हैं एक दूसरे के, लेकिन वो फ्री होते हैं कहीं भी मूव करने के लिए। ठीक है, तो जो पार्टिकल आपको एक जगह पर नज़र आएगा वो मूव करके दूसरी जगह पर जा सकता है। फर्ज कर लो ये वाला पार्टिकल मूव करके कहीं और जा सकता है इस लिक्विड में, मगर सॉलिड्स में ये अपनी जगह पर लॉक्ड इन है। ठीक है, ये इस तरह मूव करके इधर नहीं आ सकता। एंड सो गैसेस में हमें क्या पढ़ा कि गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली काफ़ी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। एंड सो तो बेसिकली फिर ये जो हमने देखा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हमारी होती हैं, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनका फिर स्टेट्स के साथ क्या ताल्लुक है। तो देखो हमारे पास जब भी ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, एंड लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेट्स अज्यूम इनके बीच एक फोर्स है यहाँ पर। अब फर्ज कर लो ये फोर्स क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या करेगी, क्योंकि ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होएगी तो ये इन पार्टिकल्स को खींच के करीब ले आएगी। ये वाला पार्टिकल भी करीब आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल भी करीब आ जाएगा। एंड उसे होएगा क्या कि देखो इनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट बन गई। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट, पहले एक दूसरे से दूर दूर थे, रैंडम मूवमेंट्स कर रहे थे, पर इनके बीच एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये पार्टिकल्स करीब करीब आ गए और उन्होंने एक रेगुलर अरेंजमेंट डेवलप कर ली। तो उसकी वजह से क्या होता है, फ़र्ज़ करो ये गैसेस थी और गैसेस से ये बन गई लेट्स सपोज लिक्विड्स या सॉलिड्स। ठीक है, लेट्स सपोज लिक्विड्स या सॉलिड्स बन गई, कोई एक चीज़ बन गई इनमें से। मगर बात का पॉइंट यहाँ पर समझना, बात का पॉइंट है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ने क्या किया, पार्टिकल्स को करीब ले आई। ठीक है, उनकी स्टेट जो थी वो गैसेस से चेंज कराकर लिक्विड्स में या सॉलिड्स में ले आई। ठीक है, दैट्स नॉट द पॉइंट कि किस चीज़ में ले आई। पॉइंट इज़ कि उसने स्टेट चेंज करवा दी। क्यों? क्योंकि उसने पार्टिकल्स को करीब करीब कर लिया। एंड उसी तरह ही स्टेट्स चेंज होती हैं ना, गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े से आसपास होते हैं मगर फ्री टू मूव होते हैं, और सॉलिड में बिल्कुल क्लोज इन होते हैं एक दूसरे के। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या कर रही होते हैं, बेसिकली चीज़ों को खींच के पास पास ला रही होती हैं। दैट इज़ हाउ दे आर अफेक्टिंग स्टेट्स। अब लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं और आपने इनको एक पैक्ड अरेंज में, या 6 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, आपने इनको एक पैक्ड अरेंजमेंट में बंद करके रखा हुआ है। आपने खुद इनको एक पैक्ड अरेंजमेंट में बंद करके रखा हुआ है इन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, इनके अपने बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो होएगा क्या कि जब आप ये पैकेजिंग खोलोगे ना, तो ये पार्टिकल अपने रास्ते, ये वाला 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 अपने रास्ते, इनके बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है जो इनको होल्ड करके रखेगी, या है भी सही तो वो इतनी वीक है कि वो इनको पुल करके आपस में करीब नहीं ला सकती। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या वैन डर वाल फोर्सेस अफेक्ट योर स्टेट्स। तो द स्ट्रॉन्गर द फोर्स इज, देयर इज अ हाईली लाइकली चांस कि आप या तो लिक्विड होगे, और अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो फिर आप ऑब्वियसली एक सॉलिड होइए। तो हमारे जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, अब सिंपल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आ जाते हैं, जिस तरह फर्ज कर लो CO2 हो गया। ठीक है, O2 हो गया, N2 हो गया,
ठीक है, वाटर हो गया। और सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, दो चीज़ों में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, एक जायंट कोवेलेंट के अंदर, जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, और एक सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, जायंट कोवेलेंट के अलावा जो चीज़ें होती हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में ऐसे आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं। तो हमारे पास H2 हो गया, NH3 हो गया, ठीक है, उसके बाद आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो अब आइडिया क्या है यहाँ पर, आइडिया ये है कि इन सारों में से जिसमें भी स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी ना, इनमें से जिसमें भी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उसकी स्टेट क्या होगी, उसकी स्टेट मोर रेगुलर होएगी या मोर अरेंज्ड होएगी, ठीक है। अब इसीलिए आई वुड वांट टू टेक वाटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, वाटर फॉर एग्जांपल, एंड आई वुड लाइक टू कंसिडर फर्स्ट कर लो ऑक्सीजन। तो बताओ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन की क्या स्टेट होती है, ठीक है, एवरीवन नोज ऑक्सीजन इज अ गैस। एट द सेम टाइम H2O की क्या स्टेट होती है, H2O जब आप घर में बॉटल्स में पड़ा होता है, ग्लास में पड़ा होता है, तो H2O की क्या स्टेट होती है, एवरीवन नोज इट्स अ लिक्विड। तो एसेंशियली यहाँ पर रीज़न क्या है कि H2O एक लिक्विड है और O2 गैस है, इवन दो दोनों को हम रूम टेम्परेचर पे अगर देख लें 25 डिग्री सेल्सियस फर्ज करो अगर हमारे कमरे का टेम्परेचर है, तो H2O जो है वो क्या होएगा, वो लिक्विड होएगा, O2 जो है वो क्या होएगी, वो गैस होएगी। तो आखिर आखिर इसकी क्या रीज़न है, ठीक है, आखिर इस चीज़ की क्या रीज़न है। तो इसकी रीज़न ये है कि देखो H2O में हमारे पास O और H बॉन्ड्स होते हैं। अब जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो उसको पता होगा कि OH जो है ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक H2O होगा, फिर यहाँ एक H2O होगा, फिर यहाँ पर एक H2O होगा। तो इधर असल में क्या हो रहा होगा, इधर असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, इधर असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो वी ऑल सॉ इन आवर लास्ट वीडियो कि ये पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होते हैं। तो इनके बीच जो है ना वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेटअप हुई हुई होती है और वो इन मॉलिक्यूल्स को टाइटली होल्ड करके रखती है, दूर दूर नहीं जाने देती। इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका H2O जो है वो लिक्विड होएगा, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो करीब करीब हैं, उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड इन द सेम वे जो आपके पास ऑक्सीजन है, वेल ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या कौन सी फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो क्लियरली नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। क्या परमानेंट डायपोल है, बिल्कुल भी नहीं है। किस लिए नहीं है, क्योंकि देखो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, ये भी O है ये भी O है, ठीक है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं। अगेन ये प्रीवियस वीडियोस जो अभी से लास्ट वीडियो चढ़ाई है उसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। क्या ये है इसके अंदर, बिल्कुल, ये हर सिंपल मॉलिक्यूल में होती है, हर चीज़ के अंदर इंस्टेंटेनियस डायपोल होती है। इनफैक्ट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही है, बट यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल होएगी। वो किस लिए, वो इसलिए क्योंकि इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस पर डिपेंड कर रही होती है। तो हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर रोटेट करें तो जो है एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बने और फिर उसकी वजह से एक और मॉलिक्यूल में एक और डायपोल इंड्यूस हो जाए। एंड सो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि उनके बीच एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल जो है ये हर सिंपल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, याद रखना, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी, परमानेंट डायपोल होएगी, उनमें भी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल प्रेजेंट होएगी, ठीक है, ये सब में होती है। तो अगेन ये चीज़ें मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा चुका हूँ, बट बहरहाल हम यहाँ पर बात कर रहे थे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में कोई परमानेंट डायपोल नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है, एंड वी नो कि दिस इज द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो फर्ज कर लो अगर ये एक O2 है
और यहाँ पर एक O2 है और फिर यहाँ पर एक O2 है, तो इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स है वो बहुत वीक है, ठीक है? वो इतनी वीक है कि वो इनको करीब-करीब खींच कर और लिक्विड नहीं बना सकती, ठीक है? वो इनको करीब-करीब नहीं ला सकती, इनकी अरेंजमेंट को रेगुलर नहीं कर सकती। तो फिर इसलिए ये एट रूम टेम्परेचर ये गैस पर एग्ज़िस्ट कर रहा होगा। इवन दो वाटर इज़ अनदर मॉलिक्यूल, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होएगा, ठीक है? एंड इन फैक्ट अगर आपको वाटर को जो है वो गैस बनाना होता है तो आपको टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई करना होता है। आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाना होता है। तब जाकर इसकी ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना ये फ़ेल होना शुरू होती है, ठीक है? तो थिंग इज़ द आइडिया इज़ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो अफ़ेक्ट कर रही होती हैं आपकी स्टेट्स को, और द स्ट्रॉन्गर योर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो द मोर अरेंज्ड योर स्टेट इज़, ठीक है? दैट्स द मेन आइडिया। तो इस पर एक सवाल आया हुआ था एंड आई वुड लाइक टू टच अपॉन दैट। तो वो सवाल ये था कि हमारे पास Cl2 था, Br2 था एंड आयोडीन 2 था। नाउ इफ यू गाइस हैव सीन द पीरियोडिक टेबल तो यू विल नो कि ये सारे ग्रुप 7 में से हैं, ठीक है? एंड आई एम जस्ट गोना बी showing you guys कि how you can use a little bit of your brain and a little bit of concept to answer some of these questions. तो अब यहाँ पर उन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने पूछा था कि बताओ कि ज़्यादा वॉलेटाइल क्या चीज़ होएगी, ठीक है? ज़्यादा वॉलेटाइल क्या है, विच इज़ मोर वॉलेटाइल, या इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है। वॉलेटाइल वो चीज़ होती है जो जल्दी से एवेपोरेट हो जाए, ठीक है? जल्दी से गैस बन जाए, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ। तो 3 हमारे पास चीज़ें थी, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है? सो वी कैन, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर, या एक्चुअली व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोइंग टू ड्रॉ देम एज़ सच। तो फॉर सिंप्लीफाइंग दिस मैं इस पार्टिकल को Cl2 कह रहा हूँ, ठीक है? वैसे Cl2 में ऑब्वियसली 2 पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लीफाइंग मैं उसको एक ही पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन द सेम वे आपके पास होएगा Br2 एंड इन द सेम वे आपके पास होएगा आयोडीन 2, ठीक है? तो अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा वॉलेटाइल है? तो कौन इनमें से, देखो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई चीज़ वॉलेटाइल होती कैसे है, कोई चीज़ आसानी से गैस बन किस तरह जाती है? जब उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, जब उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, ठीक है? ये बात हमें समझ आ गई। तो अब पहले तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देख लेते हैं कि किस तरह की होंगी। तो देखो सबसे पहले क्लोरीन और क्लोरीन, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 केसेस होते हैं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होना चाहिए या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होना चाहिए, दोनों नहीं है। कोई डायपोल्स नहीं है क्योंकि ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो नो परमानेंट डायपोल, नो परमानेंट डायपोल। अगेन ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई थी, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही, गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल ही रह जाती है, और वो हमें पता है वो हर चीज़ के अंदर होती है। तो या दैट्स गोना बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन दिस वन। एंड सो आप सेम एनालिसिस इन दोनों के साथ करोगे एंड यू विल कम टू फाइंड आउट कि इन तीनों में एक्चुअली इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल ही हैं। तो ओके, इन सब में इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल है, तो फिर इन सबको ही वॉलेटाइल होना चाहिए, इन सबको ये आसानी से गैस बन जाना चाहिए। हमें 3 डिफरेंट एग्जांपल्स क्यों दी गई हैं? तो वेल उसकी रीज़न ये है कि इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल किस आइडिया के ऊपर ऑपरेट करती है। तो वो इस आइडिया के ऊपर ऑपरेट करती है कि जो आपके फ़र्ज़ करो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? इन एन एटम वो क्या होते हैं? वो अपनी पोज़ीशन एक साइड पर कर लेते हैं, तो हो सकता है वो अपनी पोज़ीशन इस तरह से कुछ कर लें। अब इसकी वजह से क्या होता है
कि ये वाली जो सारी साइड होएगी ना, यहाँ पर न्यूक्लियस एक्सपोज़ हो गया है, ठीक है? ये जो न्यूक्लियस है ये अब एक्सपोज़ हुआ हुआ है और एट द सेम टाइम दूसरी जगह पर क्या हुआ है, दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं। तो फॉर अ सेकंड यहाँ पर एक डायपोल बन जाता है, एस पॉजिटिव का, एस नेगेटिव का। ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है? तो उस डायपोल की वजह से एक और मॉलिक्यूल के ऊपर डायपोल आ जाएगा, फिर एक और के ऊपर, एक और के ऊपर, एक और के ऊपर, और फॉर एन इंस्टेंट उनके बीच एक अट्रैक्शन बन जाएगी। नाउ द आइडिया इज़ कि फ़र्ज़ करो मेरे पास एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो मेरे पास ये है, तो इसका हम, गिव मी अ सेकंड गाइस, इसका हम क्या करते हैं, गिव मी अ सेकंड। तो ठीक है, यहाँ पर भी हमने बना लिया एक पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर अट्रैक्शन हो रही होगी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, ठीक है? अब अगेन ये चीज़ लास्ट वीडियो में बताई हुई है, तो प्लीज़ इसको देख लेना बिफोर यू वॉच दिस वीडियो। ये हमारे पास है केस 1। नाउ आई वांट यू गाइस टू चेक आउट केस 2। और केस 2 में क्या है, केस 2 में हमारे पास, केस 2 में हमारे पास, केस 2 में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, अभी देखना ये कितने ज़्यादा हैं, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस इज़ कि अब हमारे पास ये चीज़ जो है इसके ऊपर एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बनेगा और हम देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो लेट्स सपोज़ इसके इलेक्ट्रॉन सारे मूव करके इस जगह पर आ जाते हैं। आप देखो ज़रा, अब यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव बनेगा और इन द सेम वे यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव बनेगा। और अब इसी तरह हमारे पास एक और मॉलिक्यूल होएगा बिल्कुल इसके साइड पे। तो उसको मैं एक सेकंड, लेट मी पेस्ट दैट ओवर हियर। ये आ गया हमारे पास एक और मॉलिक्यूल, तो नहीं खैर एटम्स बनाए हुए हैं मैंने, ये 2 एटम्स हैं। तो इसके ऊपर एस पॉजिटिव है, यहाँ एस नेगेटिव है, यहाँ एस नेगेटिव है, यहाँ एस पॉजिटिव है। आप ज़रा देखना इन दोनों केसेस को कंपेयर करना, दैट्स केस 1, दिस इज केस 2। व्हाट आई वांट यू गाइस टू सी इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ना वो कम हैं, और ऑब्वियसली एक एटम के अंदर जब आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन्स के। तो प्रोटॉन्स भी कम होंगे। इस केस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और हमारे प्रोटॉन्स भी ज़्यादा हैं। तो इधर जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव्स बनेंगे ना, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू दीज गाइस, और उसकी वजह से उनके बीच की अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक है? तो अब खुद बताओ व्हिच ऑफ दीज केसेस में जो आपके एटम्स हैं दे आर मोर लाइकली टू गो अपने रास्ते। क्या ये दोनों अपने रास्ते चले जाएंगे या क्या ये दोनों अपने रास्ते चले जाएंगे? ऑब्वियसली जहाँ अट्रैक्शन वीक होएगी, एंड दैट इज केस 1। तो आइडिया वही सेम आइडिया हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में नीचे जाओ ना, तो व्हाट यू विल रियलाइज, इसके क्लोरीन के पास हैं, क्लोरीन के पास कम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है? फिर ब्रोमीन के पास थोड़े से ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और फिर आयोडीन के पास बहुत ज़्यादा होंगे इन दोनों से कंपेरेटिवली। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो ये बन रहा है ना ये चीज़, इधर अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं, ठीक है? और इधर जो हैं वो सबसे वीक हैं, और फिर इधर जो हैं इधर दरमियानी हैं। तो व्हेन दे आस्क यू व्हिच इज़ मोर वोलेटाइल, तो आप इसका ज़िक्र करोगे, ठीक है? और इधर रेफ़रेंस दोगे
ये इनके जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको, एंड एट द सेम टाइम बताओगे कि उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर असर पड़ता है।